बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ अस्लान अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है हमारी एंजाइम की सीरीज चल रही है, तो हमने एंजाइम के डिफ़ाइन किया, उसका क्या स्ट्रक्चर है, अलबत्ता वो कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वो कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है ना, अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को मिलाएंगे ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, वाटर। हमारे पास वाटर आता है, लेकिन ये एक सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम इस पर कुछ फैक्टर लागू करें, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ा दें, या हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कम कर दें, या हम इनके ऊपर थोड़ा टेम्परेचर रख दें, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस, कुछ क्या कहते हैं हम फैक्टर्स अप्लाई करें, तो सारी बात है उसका इस रिएक्शन पर असर भी होगा। ठीक है, इस तरह एंजाइम है और वो भी सेम इस तरह वर्क करता है, कैटालाइसिस करता है। तो फिर हम देखें कि अगर हम थोड़े से फैक्टर उस पर लागू करें तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम टेम्परेचर देखेंगे, फिर पीएच देखेंगे। मीन्स कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो क्या होगा, देन पीएच, फिर एंजाइम कंसंट्रेशन, फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इनके बढ़ाने से एंजाइम की वर्किंग पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है जी। तो अभी हम बात करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसका एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है कि जो एंजाइम है प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर होता है, जो कि प्रोटीन को ज्वाइनिंग से और उसके क्वाइलिंग से बनता है। अब हमें पता है प्रोटीन मिलकर बनती है अमाइनो एसिड से, तो जारी बात है जो एंजाइम के अंदर बाउंड होगा वो अमाइनो एसिड के दरमियान वाला बाउंड होगा, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है। हर एंजाइम उसके स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क करता है। स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम है ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करेंगे। हम कह सकते हैं कि ये उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एक एंजाइम है ना, ये 1 सेकंड में 100 मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, वो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। एक एंजाइम 1 सेकंड में 100 मॉलिक्यूल बना रहा है और 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो याद रखिए, जब जब हम 10-10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, तो जो एंजाइम का रेट है वो डबल हो जाएगा। कैसे, अभी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी एंजाइम का टेम्परेचर 10 से ऐड कर दें, यानी 20 डिग्री सेल्सियस कर दें, 20 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करेगा यही एंजाइम 1 सेकंड में 100 का डबल क्या होगा, डबल 200 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से जो एंजाइम का रेट होता है वो डबल हो जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं इधर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंजाइम है, हमारे पास ये एंजाइम है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट एंजाइम। अब होगा क्या, अब हमें पता है ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनता है, लेकिन हम उसको मॉलिक्यूल कहेंगे ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी ठीक है मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अब इनके दरमियान कोई बॉन्ड भी होगा, सारी बात है। ठीक है, तो अब हमने क्या कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एंजाइम पे क्या इफेक्ट होगा। अगर हम इसको टेम्परेचर में, फॉर एग्जांपल हम इसको हीट देते हैं, हमने इसको हीट दी, तो क्या होगा, जो इसके मॉलिक्यूलर मोशन है ना वो इंक्रीज होगा। ये साइन में इंक्रीज के लिए लगाता हूँ। ठीक है, तो अब क्या इंक्रीज होगा, इनका मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन क्या होगा, इनका इंक्रीज हो जाएगा। अब जारी बात, इनका मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होगा तो इनकी जो किनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, इनकी किनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब वो किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनके दरमियान जो कोलिजन है वो भी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि ये जल्दी से ना आपस में टकराएंगे। ठीक है, और इनका जो अब मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होगा तो इससे ये क्या होगा कि ये एंजाइम जल्दी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या किया है, एक टेम्परेचर बढ़ाया है, बट एक लिमिट तक बढ़ाया है अभी। ठीक है, एक लिमिट तक हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और एंजाइम अच्छा वर्क कर रहा है, पहले से बेहतर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसी टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज कर दें,
मीन्स के लिमिट से, एक लिमिट से ऊपर कर दें, ये हमारे पास लिमिट है, अगर लिमिट से हम ऊपर कर दें इसको तो अब क्या होगा, अब होगा ये, अब हमने लिमिट से ऊपर कर दिया, इसकी किनेटिक एनर्जी तो अब इंक्रीज हो गई है, ठीक है, इधर ही एक लिमिट तक। अब लिमिट से इंक्रीज करेंगे, अब किनेटिक एनर्जी के ज़्यादा ओवर होने से क्या होगा, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। अब जो इनके दरमियान बॉन्ड्स है ना वो ब्रेक हो जाएंगे। अब एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है, माइनस के सीक्वेंस से। अब जब ये बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएंगे, सारी बात फिर एंजाइम तो नहीं रहेगा, उसका क्या होगा, इधर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन इसमें होता क्या है, डीनेचुरेशन में होता यह है कि एक मॉलिक्यूल अपनी असल हालत में नहीं रहता, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो चेंज हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो जारी बात है इसका अब स्ट्रक्चर चेंज होगा, अब ये सबस्ट्रेट को अपने अंदर अटैच नहीं कर सकता। अब स्ट्रक्चर चेंज होने से क्या होगा कि ये वर्क ही नहीं करेगा। डीनेचुरेशन क्या होता है, शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। इसको हम एक ग्राफ की सूरत में देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ग्राफ है, ये हम टेम्परेचर के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इधर 0 डिग्री सेल्सियस है, इधर हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है, इधर हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें बताया है कि जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, जो कि तकरीबन अराउंड बार यहाँ होगा। तो इधर हम देखेंगे एंजाइम की रेट क्या है, इस एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले 10 मॉलिक्यूल बनते हैं, फिर 20, देन 30, 40, 50, 60। अब हमने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ रहा है। लेकिन अब ये एक पॉइंट आएगा कि जब हमने टेम्परेचर को ओवर कर दिया है, एक लिमिट से बढ़ा दिया है, तब सारी बात अभी ऊपर तो नहीं ग्राफ जाएगा, नीचे जाएगा। अब एंजाइम वर्क नहीं करा, वो नीचे आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जहाँ पर एंजाइम अपना बेस्ट वर्क करे, मीन्स के मैक्सिमम वर्क करे, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम। ऑप्टिमम टेम्परेचर ये हर एंजाइम का मुख्तलिफ होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बॉडी थी तो इसके 37 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, ये क्योंकि ये 37 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ट वर्क करता है। अब कोई किसी और ऑर्गेनिज्म का एंजाइम होगा तो सारी बात है, कोई 20 पे करेगा, कोई 30 पे करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, तो ये मुख्तलिफ होगा। तो इसका रिजल्ट क्या था टेम्परेचर का, ये था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, एंजाइम के अंदर मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होगा और मीन्स उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। किनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा कि वो रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, जल्दी से रिएक्शन करेगा। लेकिन हमारे पास हम कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। तो अगर हम उसकी ज़्यादा एक्सेस कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल उसका हम टेम्परेचर एक लिमिट से बढ़ा देंगे, ठीक है, अब हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं तो सारी बात उसके दरमियान का बॉन्ड ही टूट जाएगा, किनेटिक एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, तो अब उसकी शेप चेंज हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। अब अगर इसके एंजाइम की शेप ही चेंज हो गई है तो सारी बात अब ये प्रॉपर वर्क तो करेगा नहीं। ये था हमारे पास एंजाइम। तो अब हम देखते हैं पीएच का क्या इफेक्ट होता है। पीएच जिसको एंजाइम टेम्परेचर की समझ आ गई है ना, उसके लिए पीएच ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम है। अब हम देखते हैं कि पीएच का क्या इफेक्ट होता है। पीएच क्या करता है, जैसे हमने पीछे बात की थी ना, हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच होती है, ठीक है, स्पेसिफिक पीएच जिस पर वो बेस्ट वर्क करते हैं। स्पेसिफिक पीएच, अब ये हर एंजाइम के मुख्तलिफ होगी, कुछ की एसिडिक होगी, कुछ की बेसिक होगी। आपको ना पीएच, सबसे पहले आप लोगों ना पीएच स्केल देखिए, पीएच स्केल होता क्या है। इसके लिए ये हमारे पास एक इंडिकेटर स्केल होता है जिसको हम एंजाइम की क्या कहते हैं कि पीएच देखने के लिए यूज़ करते हैं। 1 से लेकर ये 7 तक है, ये 14 तक है। ये जो 1 से लेकर 7 तक है इसको हम कहते हैं एसिडिक, 7 न्यूट्रल जो कि वाटर होता है। इसके बाद ये होता है बेसिक। वो एंजाइम
जो इस कैटेगरी में आएंगे, फॉर एग्जांपल वो कौन से होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, इनकी पीएच इतनी होगी, वो एसिडी के एंजाइम होंगे। जो इस कैटेगरी में 8, 9, 10 तो वो होंगे बेसिक। अब हमने बात की कि हर एंजाइम की स्पेसिफिक पीएच होती है जिस पर वो बेस्ट वर्क करता है। तो आप जहाँ भी पढ़ेंगे ना, आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी जाएगी पेप्सिन की, पेप्सिन एंजाइम की। पेप्सिन, इसकी जो पीएच है ना वो 2 है, इसकी 2 पीएच है, ये 2 पीएच में वर्क करता है, बेस्ट वर्क करता है, ठीक है। अगर लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो मोस्टली एंजाइम है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो 7 से 8 पीएच पर वर्क करते हैं, मोस्टली एंजाइम जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है। लेकिन कुछ एंजाइम है वो वेरी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, जैसे अब पेप्सिन है, इसके हमने देखा है कि 2 है पीएच, तो सारी बात ये एसिडी का आ जाता है, ठीक है, 7-8 के दरमियान नहीं है। तो ये इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है, अब उसकी पीएच 8 है, 8 पीएच। अब आप लोग देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्टली एंजाइम 7 से 8 पीएच में वर्क करते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। अब ये एक्सट्रीम पीएच पे काम करते हैं। एक्सट्रीम पीएच क्या होती है, जो बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, एक्सट्रीम पीएच। फॉर एग्जांपल अब ये 2 पे काम करता है जो कि बहुत एक्सट्रीम लो है। अब ये पेप्सिन 8 पे काम करता है जो कि बेसिक हो जाती है, हाई हो जाती है। इस तरह हम ये हमारे पास वर्क करते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक हमारे पास ये है एंजाइम, अगर हम एंजाइम के पीएच को चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है जो कि एंजाइम के अंदर अटैच होगी, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसके हम चेंज कर देते हैं पीएच को हम चेंज करते हैं, वो होगा क्या, पीएच के चेंज होने से क्या होगा, ठीक है। अगर हम पीएच को स्लाइटली सा चेंज करते हैं, क्या करते हैं, स्लाइटली, पहले हम इसको स्लाइटली से चेंज करेंगे, ठीक है। स्लाइटली से चेंज करें, पीएच पता दरअसल क्या करती है, ये आयोनाइजेशन पावर रखती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको स्लाइटली से चेंज करेंगे ना, ये हमने पहले ही बात की थी, हमारे पास इधर बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये आपस में ये मालिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, हम इसको मालिक्यूल कहेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल। तो सबस्ट्रेट ने अटैच की जगह होना है एक्टिव साइड पे। अगर हम इसको स्लाइटली से चेंज करेंगे ना, ये पता क्या करेगी, ये उसकी आयनाइजेशन का पावर को चेंज कर देगी, ठीक है। अब होगा क्या, जो एक्टिव साइट है ना ये वाली, ठीक है, इसके साथ ये सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अब ये दोनों नेगेटिव हो जाएं, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएं, तो सारी बात वो अटैच ही नहीं होंगे, ठीक है। ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती है, एक्टिव साइट क्या होती है, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। अगर हम इसी पीएच को एक्सट्रीमली चेंज कर दें, तो हम स्लाइटली चेंज किया, अगर हम इसको एक्सट्रीम कर दें, एक्सट्रीम, तो होगा क्या, जो पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था तो हमारे पास रेट बढ़ा था, लेकिन जब हमने टेम्परेचर के एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज किया था तो हमारे पास एक प्रोसेस था जिसको हमने कहा था डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में बेसिकली क्या हुआ था कि जो एंजाइम है ना उसका स्ट्रक्चर ही डैमेज हो गया था। अगर हम पीएच को एक्सट्रीम चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी पीएच 2 है, ठीक है, हमने इसकी पीएच 10 कर दी है, तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ही डैमेज हो गया, जिसको हमने पहले भी बात की थी, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब फिर वर्किंग नहीं होगी। पीएच का जो बेसिक काम है ना, एक्टिव साइट की आयोनाइजेशन पावर को चेंज कर देती है ताकि ये सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच ना हो, ठीक है। ये थे हमारे पास पीएच, हमने टेम्परेचर पीएच को पढ़ लिया जी। तो अभी हम बात करेंगे एंजाइम कंसंट्रेशन को, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जैसे कि हमने पहले पीएच टेम्परेचर को डिस्कस कर लिया है। एंजाइम की एक्टिविटी को 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले था टेम्परेचर, फिर पीएच, उन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास बचा है एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो रिएक्शन रेट को क्या, तो रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज़ को याद कर लें, समझे, एक फॉर्मूला समझ ले किस्म का, जो एंजाइम की कंसंट्रेशन होती है ना, एंजाइम कंसंट्रेशन,
जो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन होती है, इसको आप एक किस्म का फॉर्मूला समझ लें। ये क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ रिएक्शन के। किस तरह बात करते हैं हम? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। ठीक है, हमने बात की अगर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कम हो तो रिएक्शन रेट भी कम होगा। अगर हमारे पास एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो तो रिएक्शन रेट भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल इसके लेते हैं, हमारे पास 2 एंजाइम है। ठीक है, 2 एंजाइम है। ठीक है, हमारे पास एक्टिव साइट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्टिव साइट कितनी है? 3 है। ये हमारे पास एक्टिव साइट है, ये हमारे पास क्या है? एक्टिव साइट। ये हमारे पास क्या है? एंजाइम। ठीक है, तो क्या होगा रिएक्शन रेट पे? एंड पे क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। लेकिन हमने क्या कहा है कि एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के। मीन्स के एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, तो कम मॉलिक्यूल बने। अगर हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इधर देखें और बस एक चीज़ माइंड में रखनी है, ये एंजाइम ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा, ये कम हो, ये ज़्यादा कम हो, इनका हमें सबस्ट्रेट में कोई मतलब नहीं है। एक और बात माइंड में रखें, अगर हम एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम डबल ज़्यादा करेंगे ना, डबल कर देंगे, मीन्स के डबल कर देंगे, 2 है तो 4 कर देंगे, डबल करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास रिएक्शन रेट है ना, रिएक्शन रेट, ये भी हमारे पास डबल हो जाएगा। कैसे? अभी हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एंजाइम है, 3 एक्टिव साइट है। अब 2 एक्टिव साइट आकर 2 एंजाइम में अटैच हो गई हैं, 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एंजाइम ज़्यादा रहे, अगर हमारे पास एक और एंजाइम आ जाए, एक और एंजाइम आ जाए, तो अब क्या होगा? ये हमारे पास 3 है ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना, मीन्स कि हम इसको बढ़ा रहे हैं। हुआ क्या? अब ये जो एक्टिव साइट है, अब इनके पास एंजाइम ज़्यादा है। ठीक है, मोर एक्टिव साइट है, मीन्स के इन सब स्टेट के पास एक्टिव साइट बहुत ज़्यादा है। इन्होंने अटैच क्या होना है इस एक्टिव साइट पे, अब तो इनके पास एक्टिव साइट बहुत ज़्यादा है, 4 एक्टिव साइट है। सब स्टेट कितनी आती है, तब तो जल्दी आगे अटैच होगी ना। तो उसी पहले हमने एक साइड में 2 मॉलिक्यूल बनाया था, अभी उसी एक सेकंड में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 3 एंजाइम है। तो हुआ क्या है, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है। हमने सबस्ट्रेट पे फोकस नहीं करना, क्योंकि हम एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात वहाँ होगी। हमने सबस्ट्रेट को कांस्टेंट रखा, एंजाइम को बढ़ाया, रिएक्शन बढ़ गया। एंजाइम को डबल करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 4 है, 8 करेंगे तो रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का कि उससे क्या होता है। अब हम बात करेंगे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो इधर भी हमने डिस्कस कर ही लिया है इस चीज़ को, लेकिन हम दोबारा देखते हैं होता क्या है। अभी आपने एक और फॉर्मूला याद करना है जिस तरह आपने पीछे किया है। अगर तो सबस्ट्रेट कम होंगे, कह सकते हैं कि लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब हमने बात करनी है कि होता क्या है। फॉर एग्जांपल इधर हम लो में लो कर लेते हैं और हाई में हाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि हमारे पास लो है, ये सबस्ट्रेट 2 है, मीन के फिर एंजाइम हमारे पास ज़्यादा है, 1 2 3। हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है कि इधर हमारे पास सबस्ट्रेट ज़्यादा है, एंजाइम कम है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एक्टिव साइट है, वो जो सबस्ट्रेट है वो हमारे पास है 3, एंजाइम कितने हैं? कम है, 2 हैं। ठीक है, अब रिएक्शन रेट क्या होगा, जो कि हमने पीछे बात कर ली है। सबस्ट्रेट कम होंगे, एंजाइम ज़्यादा होगा, तो रिएक्शन रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। कैसे होगा? अब ये 2 सबस्ट्रेट हैं, अब इनके पास बहुत ज़्यादा एक्टिव साइट्स है, 3 एंजाइम ज़्यादा एक्टिव साइट्स हैं, मीन्स के इनके पास एक्सेस है।
ये सुकून से जाएंगे, जल्दी जल्दी से ये इस पे अटैच हो जाएगी, ये इस पे अटैच हो जाएगी, सुकून से 2 मालिक्यूल बनाकर साइड पे हो जाएंगी। अब इधर क्या होगा, 3 है, कंपटीशन है, एक्टिव साइड कम है, सबस्ट्रेट ज़्यादा है, ठीक है। मालिक्यूल तो 2 ही बनेंगे, जाहिर बात है, ऊपर भी 2, लेकिन इधर क्या होगा, रिएक्शन रेट उधर बहुत फास्ट होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट के पास एक्टिव साइड ज़्यादा है, तो वो जारी बात है वो सुकून से जाकर चॉइस कर लेगी। इस अभी इधर सबस्ट्रेट ज़्यादा है, एंजाइम कम है, तो इसके पास अब क्या हम कह सकते हैं कि इसके पास चॉइस ही नहीं है, तो इधर रिएक्शन रेट स्लो होगा, उधर फास्ट होगा, ठीक है। अब हमने इधर ये बात कर ली थी, लेकिन याद रखिए कि इधर भी एक पॉइंट आता है सैचुरेशन का पॉइंट, सैचुरेशन दोनों में। सैचुरेशन पता क्या होता है, जैसे कि मैंने पीछे टेम्परेचर में और पीएच में एक पॉइंट पढ़ा था कि डीनेचुरेशन होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इधर हम पढ़ेंगे सैचुरेशन। सैचुरेशन में क्या होता है, हमने दोनों में बात की कि किसी में कम तेज होगा वर्क, किसी में फास्ट होगा, लेकिन एक ऐसा आएगा पॉइंट जिस पर फिर डिक्रीज हो जाएगा। इस पर क्या होगा, अब इस पॉइंट पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम इसी की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एंजाइम ज़्यादा है, सबस्ट्रेट कम है, तो जाकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गया था। अगर हम कहें कि हमारे पास एंजाइम कम है, सबस्ट्रेट ज़्यादा है, ठीक है, तो हम इन दोनों में सैचुरेशन का पॉइंट किस तरह आएगा। ये हमारे पास है रेट, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। ये हाँ, अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अब हैं एक्टिव साइड्स, हमारे पास 2 एंजाइम, एक्टिव साइड 2 है, सबस्ट्रेट 3 है, अटैच हो गया, अटैच हो गया। अब हमारे पास 2 मालिक्यूल तो बन गए, अब हमारे पास फर्दर एक्टिव साइड ही नहीं है कि हम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सके, तो इस सबस्ट्रेट का हमारे पास हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हमारे पास एंजाइम ही 2 हैं, 2 मीन्स कि ये पॉइंट सैचुरेशन का आ गया, ठीक है, रिएक्शन रुक गया है। 2 एंजाइम थे, हमने 3 सबस्ट्रेट है, 3 सबस्ट्रेट का हमने क्या करना है, हमें चाहिए कितनी, सबस्ट्रेट 2, तो ये एंजाइम सुकून से 2 सबस्ट्रेट को ले गया और मालिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। इधर भी ऐसे ही होगा, 2-3 एंजाइम है, 2 एक्टिव साइड, 2 जहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास फर्दर सबस्ट्रेट ही नहीं है, इस एंजाइम का क्या फ़ायदा। तो ये था हमारे पास सैचुरेशन का पॉइंट। ये हमने जो फैक्टर थे इफेक्टिंग करते थे एंजाइम की कंसिडरेशन की, हमने 4 डिस्कस किए हैं। ये तो बेसिकली मैंने जो प्रैक्टिकल डिस्कस किया है, ठीक है। जो इसकी थ्योरी हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो मैटर के स्टूडेंट होते हैं, अब उनको समझ मैटर के, क्योंकि ये 9th में भी चैप्टर नंबर हमारे पास है 6 बायो में, और आई थिंक ये फर्स्ट ईयर में भी है, चैप्टर नंबर 3 है एंजाइम का, तो अब ये BS लेवल में भी है। अब BS वाले बच्चे समझ तो लेंगे, लेकिन वो तो है कि खुद से लिख सकते हैं, लेकिन अब जो मैट्रिक और FSC के बच्चे होते हैं, जारी बात है कि उनको थ्योरी चाहिए होती है। तो मैं जो भी लेक्चर देता हूँ ना इधर, ठीक है, तो मैं इधर प्रैक्टिकल करता हूँ। जो उनकी थ्योरी होती है ना, वो मैं क्या कहता है, कैप्शन के नीचे ना, डिस्क्रिप्शन जो होती है हमारी यूट्यूब के नीचे, मैं उसमें लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने पीछे कोई टॉपिक DNA डिस्कस किया है, तो DNA का जो था स्ट्रक्चर हो गया, वो तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब उसकी कोई थ्योरी भी चाहिए, जारी बात है, अगर कोई 9th का स्टूडेंट है तो वो समझ तो लेगा। अब उसने पेपर में लिखना भी है, जब तक उसके पास कोई थ्योरी नहीं होगी रट्टा मारने के लिए, वो क्या लिखेगा। तो इन लेक्चर की जितनी भी थ्योरी होती है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिख देता हूँ, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर तो किसी का कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।